हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हम इसमें पढ़ रहे थे तो आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने सबसे पहले, क्योंकि ठोस के बारे में आपका ठोस अवस्था जो है वो चैप्टर है, तो अवस्था किसकी है? पदार्थ की है। तो हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है। आपने कहा कि मैम जिसमें भी द्रव्यमान है और आयतन है, ऐसी सारी ऑब्जेक्ट्स या वस्तुएं आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। और फिर हम पदार्थ को अगर वर्गीकृत करते हैं तो उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम अवस्था बताते हैं उसकी। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें कि हमने अलग अलग भिन्न भिन्न उनके अंतर देखे थे, गुणों की बात की थी, और यहीं पर हम ठोस अवस्था को लेकर चल रहे हैं। तो आज के सेशन में बात करेंगे ठोस अवस्था की। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों, ठोस अवस्था में पदार्थ के बारे में बात की थी। वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, वो पदार्थ की श्रेणी में आती है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्लाज्मा की बात करते हैं, बोस-आइंस्टीन स्टेट की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। ठोस अवस्था की बात करते हैं, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, अंतराणविक बल प्रबल होता है और अंतराणविक दूरी जो यहाँ पर होती है वो बहुत कम होती है, संपीडित आयन में नगण्य होती है। इसके अलावा दूसरी अवस्था द्रव यानी कि लिक्विड, उसकी बात की थी। आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, अंतराणविक बल ठोसों की तुलना में दुर्बल है। अंतराणविक दूरी जो है, वो जो स्थान भी जिसे आप कहते हैं, वो ठोसों की तुलना में अधिक होता है। संपीडिता, तो ये संपीडनीय होते हैं, ठीक है, यानी कंप्रेसिबल है। गैसीय अवस्था की बात की थी, आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित है, अंतराणविक बल दुर्बल होते हैं, अंतराणविक दूरी सबसे अधिक है। संपीडिता, सबसे अधिक का मतलब क्या है? ठोस और द्रव की अपेक्षा जो अणु है वो बहुत दूर दूर स्थित है। ओके, संपीडिता, बहुत अधिक संपीडनीय होते हैं, यानी कि इनको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड में हमने क्या क्या पढ़ा? सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, शेप एंड मास ड्यू टू द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स and strong interactions between them. Characteristics property of the solid state, they have definite mass, volume and shape. Intermolecular distance are short. Intermolecular forces are strong. Their constituent particles, atoms, molecules or ions have fixed positions and can only oscillate about their mean positions. They are incompressible and rigid. Okay, तो कणों की निश्चित स्थिति के बीच कम दूरी और उनके बीच मजबूत अंतःक्रिया के कारण ठोस का निश्चित आयतन, आकार और द्रव्यमान होता है। ठोस अवस्था के लक्षण या गुण जो है, इनका निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार है। अंतराणु दूरियां कम होती हैं, अंतराणु बल प्रबल होते हैं। उनके घटक कण क्या क्या हैं? परमाणु, अणु या आयन, कुछ भी हो सकता है, की स्थिति निश्चित होती है और वे केवल अपनी औसत स्थिति के बारे में, औसत स्थिति के से आप लिखेंगे यहाँ पे, से दोलन करते हैं। ओके, कर सकते हैं। ये असंपीड्य है, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, साथ ही कठोर। ओके, तो यहाँ पर हमने ठोस की बात की। अब क्योंकि हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो बात आती है उसके प्रकार जानने की, कि कितने प्रकार का वो होगा। उसको हम सब डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, आप बोलते हैं, ताकि उसकी स्टडी हम और अच्छे से कर पाए। जैसे हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, अभी पदार्थ में बहुत सारे पदार्थ आ रहे थे, फिर हमने कहा कि क्यों ना इनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया। आपने कहा हम भौतिक अवस्था के आधार पर हम 3 क्लासेस में वर्गीकृत कर देंगे। तो आपने ठोस, द्रव, गैस में इनका वर्गीकरण कर दिया। इसके बाद हम ठोस को पढ़ रहे हैं। अब ठोस के भी प्रकार हो सकते हैं, ठोस आपने अलग अलग प्रकार के देखे होंगे, तो उसके आधार पर वर्गीकरण होगा। और ठोसों का वर्गीकरण, दो सॉलिड को हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक आपका आता है अमोर्फस और दूसरा आता है क्रिस्टलाइन। ओके, एक है आपका अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है क्रिस्टलीय। ओके, तो यहाँ पर आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही ठोसों के आपको जो अणुओं का क्रम है, व्यवस्था है, वो देखने को मिल रही है। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं वो इस प्रकार किसी भी क्रम में व्यवस्थित हो जाए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, कोई क्रम नहीं है। ठीक है, जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चे एक तो आप लोग जैसे असेंबली में रहते हो तो बिल्कुल लाइन से खड़े रहते हैं, ठीक है, पंक्ति में खड़े रहते हैं। 6th क्लास अलग, 7th अलग, 8th अलग, इस प्रकार ये क्रम रहता है आपका। दूसरा क्रम क्या होता है? उन उन पंक्तियों में भी, उन कतारों में भी एक क्रम होता है कि छोटी हाइट के बच्चे आगे और बड़ी हाइट के बच्चे पीछे। तो इस प्रकार से एक क्रम होता है, तो वहां पर एक व्यवस्था है।
ठीक है। आपके क्लास रूम के अंदर भी एक व्यवस्था होता है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट आपका होता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार से होती है, या तो एक साइड गर्ल्स बैठती हैं, एक साइड बॉयज बॉयज बैठते हैं, या फिर आप रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग बैठते हैं, या फिर आप किस क्रम में बैठते हैं कि जिनकी छोटी हाइट है वो आगे बैठेंगे, जिनकी लंबी ऊंची हाइट है वो पीछे बैठते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट अच्छी है। तो इस प्रकार से ये एक क्रम है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप कैसे ही, जैसे रिसेस का पीरियड होता है तो आप जैसे ग्राउंड में गए, बाहर गए कहीं, तो वहां पर कैसे भी बैठ गए हैं, कोई किसी के साथ बैठा है, कोई किसी के साथ बैठा है, तो वहां पर कोई क्रम नहीं है बैठने का, समझ रहे हैं। तो जब क्रम नहीं है तो वैसे ही प्रकार की व्यवस्था जब ठोसों में पाई जाती है तो उनको अमॉर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ओके। और जब वहां पर एक व्यवस्था है, जैसे आपने कहा असेंबली में एक व्यवस्था है, जब बच्चे खड़े होते हैं असेंबली में प्रेयर के लिए, उस टाइम एक व्यवस्था देखने को मिलती है, एक अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स के बीच में, या फिर आप क्लासरूम के अंदर है तो वहां पर आपको एक व्यवस्था देखने को मिल रही है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए। ओके। आपने एक प्रकार की व्यवस्था देखी है, जैसे कि कोई मजदूर होता है, वो मकान बना रहा होता है, तो वो ईंटों को एक क्रम से व्यवस्थित कर रहा होता है ना। ईंटों का आपका एक क्रम होता है, इस प्रकार से वो ईंटें लगाते हैं, इस प्रकार से ईंटें लगाते हैं, ठीक है। तो व्यवस्था है, इस कारण से ये जो बिल्डिंग्स बनेगी या घर बनेगा वो बहुत ऊंचा बनता है। अगर व्यवस्था नहीं होगी, अगर उसने कैसे भी ईंटें लगा दी, एक उसने ऐसे लगा दी, एक उसने खड़ी करके लगा दी, फिर उसने ऐसे लगा दी, तो ये व्यवस्था बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, समझ रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था को आपका अमॉर्फस सॉलिड कहा जाएगा, अगर ऐसी व्यवस्था वहां पर पाई जाएगी। और अगर ये वाली प्रॉपर एक अरेंजमेंट वहां पर मिलेगा कणों का, तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा। ओके। सो सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड, यहाँ पर आपने बात की अमॉर्फस यानी कि अक्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। So solids can be classified as crystalline or amorphous on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constituent particles। ठीक है, हमने किसकी बात की, constituent particles की बात की कि constituent particle किस प्रकार से अरेंज है वहां पर, और उस अरेंजमेंट के कारण आपके ठोसों की प्रकृति है वो बदल रही है। ओके। सो अमॉर्फस सॉलिड behave like supercool liquids as the arrangement of constituent particles at short range order। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं बिहेव लाइक सुपर कूल लिक्विड, यानी कि किसी द्रव को बहुत ज्यादा, सुपर कूल का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया है, तो द्रव को ठंडा करने पर वो किसमें परिवर्तित हो जाता है बच्चे, वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। आपको पता है ना, आप पानी को ठंडा करते हैं तो पानी ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है। बर्फ क्या है आपका, बर्फ आपका एक ठोस है, तो हम ठोस के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड्स क्या हैं, ऐसे सॉलिड जिनको हम बोल सकते हैं कि सुपर कूल लिक्विड्स है। ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, as the arrangement of constituent particle has short range order। मैंने क्या बताया आपको कि अगर ईंटों को किसी भी क्रम में रख दे, किसी भी क्रम में, कैसे हम कह रहे हैं कि उन्होंने एक अरेंजमेंट में ईंटों को नहीं लगाया, बल्कि कुछ को ऐसे लंबाई में लगा दिया, किसी को खड़ा करके लगा दिया, किसी को फिर ऐसे लगा दिया, तो ये शॉर्ट ऑर्डर हो जाएगा, बहुत देर तक ऐसी कोई व्यवस्था चल नहीं पाएगी। ठीक है, या फिर आप इससे वॉल नहीं बना सकते हैं बहुत ऊंची। आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इन ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, और साथ ही इनका क्या होता है, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये आप बाद में भी पढ़ते हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स आपके होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऐसे एक रेंज में वेरी करता है, यानी कि इसका कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये मेल्ट होगा या फिर ये बॉइल करेगा। ओके। देन बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। Crystalline solids have a characteristic shape with the arrangement of constituent particles of long range order and isotropic in nature and a sharp melting point। Okay? क्या कहा हमने, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा। ठीक है, इसमें आपकी कणों की व्यवस्था किस प्रकार की है, आपको एक निश्चित क्रम में सारे कण अरेंज्ड दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई वॉल को हम बिल्ड कर रहे हैं, अगर किसी दीवार को बना रहे हैं, तो उस दीवार को बनाने में ईंटों का एक निश्चित क्रम लगाया जाएगा। ठीक है, उस निश्चित क्रम की जो अरेंजमेंट के कारण लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपको मिलेगा, यानी कई कई मीटर ऊंची बिल्डिंग्स बनती है ना, तो वो किस वजह से बन रही है, क्योंकि ईंटों में एक अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर वो एक ऑर्डर में है, इसी वजह से इतनी हाइट की आपकी वॉल बन रही है। अगर वहां पर कोई अरेंजमेंट या ऑर्डर नहीं होगा
तो वो दीवार इतनी ऊंची नहीं बन पाएगी। समझ रहे हैं? तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, प्रकृति में जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, और इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? तो इतना हमारा अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हो गया। तो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस की बात हम कर रहे थे। अमॉर्फस यानी अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है? ठोसों को उनके घटक कणों की व्यवस्था, घटक कण यानी कि जिन कणों से वो मिलकर के बना हुआ है कोई भी सॉलिड, ठीक है, कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि ठोसों के अंदर जो कण पाए जा रहे हैं, उन कणों की स्थिति किस प्रकार है, उनके आधार पर हम किसमें क्लासिफाई कर रहे हैं, दो प्रकार से सॉलिड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। एक आपका है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आपका है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है? अक्रिस्टलीय ठोस अत्यधिक ठंडे द्रवों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना, सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी लिक्विड को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया, क्योंकि घटक कणों की व्यवस्था में लघु श्रेणी क्रम, प्रकृति में समदैशिक और कोई तेज गलनांक नहीं है। ठीक है? तो अभी ये समदैशिक भी समझेंगे, और तेज गलनांक यानी कि शार्प का मतलब क्या है, फिक्स, निश्चित आप इसको बोल सकते हैं तेज की जगह पे। ओके? साथ ही क्रिस्टलीय ठोस का एक विशिष्ट आकार होता है। क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं तो एक विशिष्ट आकार है जिसमें लंबी दूरी के क्रम के घटक कणों की व्यवस्था, प्रकृति में एनिसोट्रॉपिक, और एक तेज गलनांक होता है, यानी निश्चित गलनांक होता है। ओके? चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर इन दोनों में अंतर हम लोग स्थापित करेंगे। जो जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर पढ़े उनको थोड़ा और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। ओके? अंतर सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं ठोसों का, तो कोई एक आधार है हमारे पास, और आधार हमने क्या बोला, किस आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं, कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो हम बोल सकते हैं कि ज्यामिति के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। ओके? तो पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टल। क्रिस्टलीय ठोस आप क्या क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय यानी अमॉर्फस। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण दे रहे हैं तो ज्यामिति की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें एक व्यवस्था है, यानी कि निश्चित ज्यामिति उनकी देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे अमॉर्फस में, तो अक्रिस्टलीय ठोस जिसे कह रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। देखिए कण कहीं भी आपस में पाए जा रहे हैं या फिर बिखरे हुए हैं, ऐसे आप बोलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले ज्यामिति की बात करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामिति पाई जाती है। अभी समझेंगे निश्चित ज्यामिति। ठीक है? जबकि क्रिस्टलीय ठोस में अनिश्चित ज्यामिति पाई जाती है। ओके? चलिए NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड आपका क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो NaCl में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, Na पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। ठीक है? चलिए एक Na को ले लेते हैं, ये Na है आपका, ये चार तरफ से Cl से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? इसके बाद इस Cl को ले लेते हैं, तो ये चार तरफ से आपका Na से जुड़ा हुआ है। तो यही इनमें क्रम आपको
आगे भी देखने को मिलता है। ये Cl आगे Na से जुड़ा होगा, यहाँ भी Na से, ये Na इधर Cl से, ये इधर Na से, ये इधर Na से, ये Cl से Na से, ये NaCl से, इस प्रकार Cl फिर यहाँ Na से, Na फिर यहाँ Cl से, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अरेंजमेंट दिख रहा है कणों का। जब हम आयनिक सॉलिड्स पढ़ रहे थे 10th क्लास में आपका कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो वहां पर हमें NaCl का एग्जांपल लिया था और हमने कहा था कि आपका एक Na चार तरफ से Cl से जुड़ा हुआ है या इसके चारों तरफ Cl पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। बॉन्डिंग तो एक Na एक Cl से ही कर रहा होगा, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि एक Na के चारों तरफ इस प्रकार से व्यवस्था है कि वहां पर Cl पाया जा रहा है और Cl के चारों तरफ एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर Na पाया जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर कणों की एक निश्चित ज्यामिति आपको देखने को मिल रही है। ये ज्यामिति यहाँ आपको अक्रिस्टलीय ठोसों में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रबर का, और रबर में आपका किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ऐसा फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, कहीं भी कण आपस में व्यवस्थित है। ओके, तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आ गया NaCl और यहाँ हमने एग्जाम्पल ले लिया रबर का। रबर जैसे आपने टायर देखे होंगे ना, रबर से बने होते हैं, तो उसी रबर की बात हो रही है। तो अनिश्चित ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोस, निश्चित ज्यामिति और अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अनिश्चित ज्यामिति। तो ये क्या था, ये आपकी एक निश्चित ज्यामिति, आपको एक पैटर्न दिख रहा है। जिस प्रकार मैंने क्या बताया, दीवार को बनाने के लिए ईंटें आपस में एक निश्चित ज्यामिति में लगी हुई। आप देखेंगे पहली रो जो रखी जाती है ईंट की, जिस प्रकार से ईंटें वहां पर व्यवस्थित है, सेकंड रो जब रखी जाएगी तो वहां पर भी व्यवस्था वही होगी। तो ये क्रिस्टलीय ठोस होगा, ठीक है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा कुछ नहीं है, ईंटों का आपने ढेर बना के रख दिया। ओके, तो ये आप यहाँ पर समझ लेंगे अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित व्यवस्था और अक्रिस्टलीय ठोस आपका एक अनिश्चित ज्यामिति। क्लियर। सेकंड हम लोग इसमें अंतर देख लेंगे। यहाँ से फर्स्ट कॉलम में आप फिर से क्रिस्टलीय ठोस लिख देंगे और सेकंड में आप अक्रिस्टलीय ठोस लिख लेंगे। दूसरा है आपका विदलन। अब ये विदलन क्या होता है, विदलन करना या काटना आप इसे बोल सकते हैं। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, काटना। तो जब क्रिस्टलीय ठोस को काटा जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जब क्रिस्टलीय ठोस को काटा जाता है तो उसकी सतह जो आती है वो सपाट सतह उसकी बनती है। सपाट सतह कैसे बनती है, जैसे आपने पनीर को काटते हुए देखा होगा, तो पनीर जब काटी जाती है तो कितने स्मूथली कट होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों को भी जब काटा जाता है तो उनकी एक स्मूथ सतह बनती है, जबकि जो दूसरे प्रकार के यानी अक्रिस्टलीय ठोस हैं, उनका विदलन, उनको जब काटा जाएगा तो आपने कभी टायर को काटते हुए देखा होगा, तो टायर को जब काटते हैं तो उसकी खुरदुरी सतह बनती है, या आपके पास सिंपली इरेजर होगा आपके पास थोड़ा बड़ा वाला, उसको काट के देखिए तो उसकी भी स्मूथ सतह नहीं आएगी, स्मूथ सरफेस नहीं आएगी, बल्कि कैसी आएगी, उसकी खुरदुरी सतह आएगी। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, ये आपका पहला कॉलम क्रिस्टलीय ठोस का था, यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस का था लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अक्रिस्टलीय, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में लिखेंगे, काटने पर सपाट सतह प्राप्त। जैसे मैंने किसका एग्जांपल दिया, पनीर का, कि पनीर को काटते हैं तो वो स्मूथली कट होता है, तो यानी उसकी स्मूथ सरफेस बनती है। वैसे ही जब अक्रिस्टलीय ठोस का, यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ, क्रिस्टलीय और ये है आपके अक्रिस्टलीय। ओके, तो अक्रिस्टलीय ठोसों को जब काटा जाएगा तो उनकी सरफेस कैसी बनती है, खुरदुरी बनती है। ओके, लिखेंगे काटने पर खुरदुरी सतह बनती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गलनांक क्वथनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहा जाता है इसको, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट,
और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो जब भी मैं आपको पढ़ा रही थी अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था क्या शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। और यहाँ पर जो लेस ऑर्डर्ड होते हैं नो शार्प बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन अमॉर्फस सॉलिड व्हाइल शार्प बॉइलिंग पॉइंट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, क्या कहा जा रहा है कि जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें तो एक परास मिलेगी, आपको रेंज मिलेगी। परास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक। और आपका क्रिस्टलीय ठोसों में शार्प बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पूछा कि आपके कितने मार्क्स आए 11th में केमिस्ट्री में, आपने बोला 40 आए या 50 आए, तो आप एग्जैक्ट बता रहे हो, दैट इज एग्जैक्ट यानी कि निश्चित है वो, ठीक है। आपने कहा कि अगर 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था तो मैम मुझे 55 मिले, तो 55 मार्क्स आपके क्या है, निश्चित है। तो उसी प्रकार से क्रिस्टलीय ठोसों का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो निश्चित होता है। जब भी हम इनको टेम्परेचर देते हैं तो एक निश्चित तापमान पर इनका फिक्स टेम्परेचर होता है जहां पर पूरा सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा लिक्विड जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, फिक्स्ड है, निश्चित है। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें और मैं कहूँ आपको कि आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, आपका अभी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, मैं कहूंगी आपने कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके, मतलब ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया यानी पेपर दिया आपने और आपके कितने मार्क्स आएंगे, आप कहेंगे मैम 50 to 60 आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक रेंज है 50 to 60 यानी 50 से 60 तक आ सकते हैं। तो ये एक परास है। तो इसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोसों में एक परास पाई जाती है, यानी कि सपोज ऐसा हो सकता है कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस, तो वो 40 टू 50 की रेंज में अगर हम रबर को पिघलाएं, रबर को अगर हम पिघला रहे हैं उसको हम अगर आग में फेंक दे तो क्या होता है, एक टेम्परेचर पर कुछ रबर पिघल जाती है, कुछ रबर वैसी सॉलिड स्टेट में रहती है और कुछ वेपर में भी कन्वर्ट हो जाती है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको परास देखने को मिलेगी, जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होता है तथा अभिलाक्षणिक भी होगा। अभिलाक्षणिक यानी कि फिक्स है, यानी कि किसी ए बी, जैसे आपका ए और बी दो कंपाउंड है सपोज जो कि आयनिक आपके क्रिस्टलीय ठोस है, आप कह रहे हैं ए का 50 डिग्री है और बी का 60 डिग्री है, तो वो फिक्स है दोनों के लिए, तो अभिलाक्षणिक भी है और निश्चित भी है। तो लिखेंगे यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक निश्चित, किसके, क्रिस्टलीय ठोस के, निश्चित तथा अभिलाक्षणिक होते हैं। ओके, वहीं पर अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखेंगे, अनिश्चित होते हैं और इनकी एक परास। अब समझिए निश्चित क्या है और परास क्या है, ठीक है। मैंने कहा क्रिस्टलीय ठोस में ए, सपोज कोई क्रिस्टलीय ठोस है, ये ए, ठीक है। आपने क्या किया, ए को लिया, बीकर में डाल दिया, इस ए को नीचे से आपने बर्नर जला दी, ठीक है। एक फिक्स टेम्परेचर, सपोज वो टेम्परेचर आपने यहाँ पे थर्मोमीटर भी लगा दिया, ये थर्मोमीटर है आपका, ओके। इस पर 50 डिग्री सपोज टेम्परेचर हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस। इस 50 डिग्री सेल्सियस पर आपने ये सॉलिड स्टेट में लिया था यानी ठोस अवस्था में था और इसने 50 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू किया और 50 डिग्री सेल्सियस पर ही पूरा जो आपका ए का सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया यानी ठोस द्रव में बदल गया। तो आपने क्या कहा कि मैम ए का जो गलनांक है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। क्या है, ए का जो गलनांक होगा वो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये निश्चित है, ठीक है। वहीं पर हमने कहा बी कोई आपका
अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड है। ये अमॉर्फस सॉलिड भी आपने एक बीकर में लिया, यहाँ बी लिया आपने, यहाँ पर भी आपने एक थर्मामीटर लगा दिया इस प्रकार से, और नीचे से आपने बर्नर लगा, ठीक है। फिर आप क्या देखते हैं कि बी ने पिघलना शुरू किया। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, जैसे आप आग जलाते हो तो धीरे धीरे कोई चीज गर्म होती है, गर्म होने के बाद वो अवस्था परिवर्तन करना शुरू करती है। तो यहाँ पर भी वही होता है कि बी धीरे धीरे पिघलना शुरू करता है, लेकिन बी एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पिघलता नहीं है, बल्कि क्या होता है, बी ने 30 डिग्री सेल्सियस से पिघलना शुरू किया और लास्ट 60 डिग्री सेल्सियस तक ये पिघलता ही। तो हमने क्या कहा, 30 से 60 तक, क्या कह रहे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक आपका बी पिघलता रहा, यानी अवस्था परिवर्तित करता रहा ठोस से द्रव में। यानी बी का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एक रेंज में आपको देखने को मिलेगा, और जहां पर आप कहेंगे कि बी, अगर पूछा जाएगा बी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस है, तो आप कहेंगे 30 to 60, यानी आप एक रेंज बता रहे हैं कि इस रेंज में वो कहीं पर भी आपका पिघल सकता है। सेम क्वथनांक में भी होगा, अगर आप उसको बॉइलिंग पॉइंट उसका नोट करेंगे। अभी ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे फिर क्या होगा, द्रव जो होता है आपका वो उबलना शुरू करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वेपराइज होना स्टार्ट करेगा। तो वेपराइज होने के लिए भी, यानी मेल्टिंग पॉइंट के बाद आप जब इसका बॉइलिंग पॉइंट नोट करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी आपकी इसकी रेंज आएगी, जहां पर आप फिर इसी तरह से रेंज बताएंगे। सपोज 90 to 100 हो सकता है, 100 to 110 हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि इसकी फिर एक रेंज मिलेगी, किसकी, अक्रिस्टलीय ठोसों की। ओके, तो क्रिस्टलीय ठोस जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निश्चित है और अभिलाक्षणिक है, यानी कि सभी के लिए फिक्स है। वहीं पर अक्रिस्टलीय ठोसों में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, तथा इनकी एक परास होती है, जो हमने आपको यहाँ पर बताई कि जैसे बी के लिए सपोज मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 30 से 60 डिग्री सेल्सियस है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। फोर्थ है आपका, अणु की व्यवस्था किस प्रकार है, अणु व्यवस्था। तो अणु व्यवस्था, क्योंकि आपने अरेंजमेंट की बात कर ली है, आपने ज्यामिति की बात कर चुके हैं आप पहले, तो अणु व्यवस्था भी उसी प्रकार होगी। हमने क्या बोला बच्चे यहाँ पर, आपने देखा था जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अमोर्फस सॉलिड को, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट आता है जहां पर आप कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या कहते हैं आप, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, किसमें, अक्रिस्टलीय ठोसों में। और क्रिस्टलीय ठोस में आप क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने क्या कहा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मैंने आपको बताया कि अगर जो मकान बनाने वाला है, घर बनाने वाला है, वो ईंटों को अगर एक व्यवस्था में रख रहा है, जैसे आपने घर बनते हुए देखा ही होगा, अगर वो एक व्यवस्था वहां पर पाई जा रही है, तो फिर कई मीटर ऊंची बिल्डिंग भी बन सकती है। लेकिन अगर उसने ईंटें किसी भी आड़ी टेढ़ी कैसे भी उसने खड़ी कर दी हैं, तो ये ऑर्डर ज्यादा नहीं चलता, समझ रहे हैं। जैसे आपने कभी कभी आपने कार्ड्स होते हैं ना, ताश के पत्ते होते हैं, उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बहुत ऊंची इमारत जैसी बना लेते हैं, तो व्यवस्था है वहां पर। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप ऐसे क्रम में उनको व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो जब व्यवस्था है, व्यवस्था किसमें है, क्रिस्टलीय ठोसों में है व्यवस्था। ये क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें व्यवस्था है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई व्यवस्था नहीं, आपने ईंटों को ऐसे फेंक दिया है, ठीक है। तो वो दीर्घ परासी होगी, कौन सी, जहां पर व्यवस्था पाई जा रही है। और व्यवस्था कहाँ है आपकी, क्रिस्टलीय ठोसों में। तो अणु व्यवस्था कैसी हो जाएगी, दीर्घ परासी, यानी लंबी लंबी इमारतें आप बना पा रहे हैं, क्योंकि आप उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो अणु व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी आपकी क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था, ठीक है। क्योंकि हम बार बार जैसे घर का एग्जांपल ले रहे हैं, मकान का, तो आपने कहा ईंटों को एक क्रम में व्यवस्थित किया, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परासी व्यवस्था। आपने अगर ईंटों को एक साथ किसी भी क्रम में व्यवस्थित भी कर दिया है, तब भी वो कुछ देर बाद आपकी जो दीवार है वो बन नहीं पाएगी और गिर जाएगी। ओके, चलिए नोट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने ठोस की बात की और ठोस के दो प्रकारों की बात की। हमने ठोस का वर्गीकरण किया, ज्यामिति के आधार पर एक आपके क्रिस्टलीय ठोस आए और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस आए।
हमने उनमें कुछ अंतर भी आज के सेशन में देखा और आने वाले सेशन में कुछ और अंतर हम इनमें देखेंगे। तब तक आपको अच्छे से पढ़ाई करती रहनी है, रिवाइज करना है, साथ-साथ नए टॉपिक्स की भी स्टडी करते रहना है। और अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।